भाई सिंपल सा सवाल आता है कि कंप्लेंट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड क्या है, एक ही उत्तर होगा 1 मंथ। अच्छा, तो उसको हम 15 डेज से लेकर नहीं करेंगे सर? हाँ 15 डेज तो वो फेल रहता है ना, तो फिर पेमेंट पेमेंट हाँ। देने का राइट है ड्रॉवर का। हाँ सर। तो अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम उसको 1 मंथ ही मानेंगे सर, हाँ ऐसा? 1 मंथ ही, ये तो 142 में एक्सप्रेस रूप से दे रखा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो सर, मच। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से लिखा हुआ है उसमें, आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने नहीं से। नहीं, वो हिंदी में ही। हो सकता है हिंदी में हिंदी होगा, में मिसिंग इंग्लिश में रहा नहीं हो, करते। हिंदी में मिसिंग रह गया हो ये पॉइंट, बट वो अंडरस्टूड है कि भाई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से ही होगा 1 मंथ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? यस सर। और वीडियो भी क्लियर है? यस सर। ओके ओके। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है प्रिया आपकी, बहुत कम आ रही है। हाँ हाँ, राम प्रकाश वाला ही होगा। नहीं सर, ये है सर, राम प्रकाश वाला ही है। राम प्रकाश वाला ही होगा, आप दोबारा देखना उनके प्रोबेशन के जो अपन ने मटेरियल जो पढ़ा था उसमें राम प्रकाश ही होगा। सर अपील में मुझे भी कंफ्यूजन था, ये कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं होगी क्या सर इसकी, हाई कोर्ट में? आपने सीआरपीसी का सेक्शन 378 का सबसेक्शन 4 पढ़ा है क्या? सर याद नहीं है मुझे, पर अपील से रिलेटेड है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है प्रोविजन। यदि कंप्लेंट पर इनिशिएट केस में मजिस्ट्रेट ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में लाई करेगी विद स्पेशल लीव। पर सर वो तो जनरल है, इसमें स्पेशल में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, ये मजिस्ट्रेट कंप्लेंट अगर पर बोलता है इनिशिएट, तो। जब इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तभी तो सीआरपीसी से उत्तर ले रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें ऐसे अंडरस्टूड नहीं मानेंगे कि मजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन नहीं जाएगा, ऐसा अंडरस्टूड नहीं मानेंगे भाई अपन? जिस जिस पॉइंट पे एनआई एक्ट साइलेंट है वहां सीआरपीसी लागू होगी। अच्छा अच्छा। एनआई में जहां तक स्पेसिफिक प्रोसीजर दे रखा है वहां तक तो एनआई एक्ट है। मैं अंडरस्टूड मान रही थी कि अगर मजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसके ऊपर से कन्विक्शन का ऑर्डर है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, एक्विटल का ऑर्डर है अच्छा, तो हाई कोर्ट में जाएगी अपील। ओके ओके सर, ठीक है। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन था कि लिमिटेशन वाला, कि अगर लेट होता है तो कौन से सेक्शन में आप लिमिटेशन को बाइंड कर सकते हैं? तो सेक्शन 5 में आएगा क्या लिमिटेशन एक्ट? 142 में स्पेसिफिक दे रखा है ना। वन 142 एनआई एक्ट में स्पेसिफिक दे रखा है सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं कह रहा था ये जो इसकी अपील है ना ये एक्ट की, इसमें मल्लिकार्जुन कोडागली वाला लागू नहीं होगा? क्या है उसमें? उसमें था सर कि 372 का जो परंतु है उसको और 378 के 4 को दोनों को साथ पढ़ा जाए और उसमें सीधी अपील सेशन में भी कर सकते हैं। नहीं, नहीं उसमें इंटरप्रेट किया कि ये जो विक्टिम वर्ड यूज लिया गया है ना, तो ये कंप्लेंट पर इनिशिएट केस में कंप्लेनेंट उस विक्टिम वर्ड में नहीं आता है। अच्छा, इस तरीके का इंटरप्रिटेशन है मल्लिकार्जुन का। ठीक ठीक, थैंक उसकी अपील जो होगी वो 378 के सबसेक्शन 4 से ही गवर्न होगी। यू। अच्छा हाँ, ठीक। क्योंकि अदरवाइज तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिर उधर आप लिख रहे हो कि साहब कंप्लेंट पर इनिशिएट केस है, आप हाई कोर्ट में अपील होगी, और इधर 372 के प्रोविजो में यदि आप कोर्ट ऑफ सेशन में वो अपील अलाउ कर रहे हो कि जहां कन्विक्शन से अपील होगी वहां अपील कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर कुछ अपीलें हाई कोर्ट में जाएगी और कुछ कोर्ट ऑफ सेशन में, तो रूल ऑफ प्रैक्टिस भी कुछ बनाना पड़ेगा ना। हाँ, पर उसमें ऐसा था सर कि 372 का जो परंतु का ये बाद में जोड़ा गया और इसको जोड़ने के बाद में 378 का तो स्पेशल परमिशन से है। नहीं, उसमें उसमें उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया है कि कंप्लेंट पर इनिशिएट केस में जो है वो कंप्लेनेंट इस टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ओके सर, थैंक आप एक बार दोबारा पढ़ लेना उसको, मैंने पढ़ रखा है उसको मल्लिकार्जुन जजमेंट को। यू। ठीक है सर, थैंक यू।
हाँ, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट वाले में है ना, कंप्लेनेंट एब्सेंट है फिर भी वो पैसे जमा करवा सकता है, प्रोसीडिंग ड्रॉप हो सकती है। ये लेटेस्ट है ना कंचन मेहता का, उसमें कंप्लेनेंट की एब्सेंट में भी है, वो पैसे लेके और फ्री हो रहा है वो। भाई वैसे तो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो माफ करे, वो उसके लिए राजीनामा करे। बट जब कंप्लेनेंट की एब्सेंट में ही ऐसा हो रहा है तो कोई कंसेंट उसकी आवश्यक नहीं है, बिना कंसेंट के भी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो सकती है। चेक की राशि और जो ब्याज वगैरह और अन्य जो खर्चे जो कोर्ट ने निर्धारित किए वो जमा कर देते। उस जजमेंट पर ही बेस्ड होगा, कंचन मेहता पर, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता 2018 सुप्रीम कोर्ट। सर, दामोदर एक्सप्रेस में रोकने के बारे में कोई बात नहीं कही, उसमें एक आ गया विधिक सेवा प्राधिकरण में पैसे उसको निश्चित धनराशि। हाँ, वो उसमें इस तरीके का है कि भी ट्रायल कोर्ट में अगर राजीनामा हो जाता है तो इतना अमाउंट है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी में दिया जाएगा उस फंड के अंदर, और यदि फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट में होता है तो इतना होगा, सुप्रीम कोर्ट में यदि वो राजीनामा होता है तो इतना अमाउंट दिया जाएगा, 10%, 20%, 30%, ऐसी कुछ राशि अब वो बताई गई है। उसमें ये नहीं बताया कि अब वो राजीनामा है वो दोनों पार्टीज का, तो राजीनामे का मतलब ही ये होता है कि दोनों पार्टीज होनी चाहिए। बट ये एनआई के मैटर में एक्सेप्शनली इस कंचन मेहता वाले जजमेंट में अलाउ कर दिया कि यदि वो अमाउंट सारा जमा कर देता है तो कोर्ट है वो उसको छोड़ सकता है, प्रोसीडिंग ड्रॉप की जा सकती है। एक तो जयश्री वाला 141 सेक्शन में तो सिर्फ एक ही केस लिखाया था, भाषागत अधिकारी वाला, और इसमें आंसर में सिर्फ दूसरा केस दिया हुआ 2010 का। अच्छा, तो वो शायद अपन ने उसमें डिस्कस नहीं किया होगा, बट ये भी राइट होगा। सर, हमने अभी कोई नहीं लिखा था तो वो आंसर भी गलत हो गया सर। नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि अपने पढ़े वही जजमेंट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट है। ओके सर, तो फिर सही है, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं ना केस ये वाला। क्या था कि क्वेश्चन? सर 141 सेक्शन के अंदर जयश्री मेहता वाला भाषागत अधिकारी को दायित्व होगा उसका। अच्छा, कंपनी के लिए भार साधक उत्तरदायी होगा। तो सर हमने तो एक ही केस लो पढ़ा था, तो फिर हमने इसको और लिख लो आप, इसको भी शामिल कर लो जो पेपर में आपसे पूछ लिया। हाँ जी सर। कुछ चीज़ें तो पेपर में भी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए ना, एकदम सब पढ़ाई हुई चीज़ें पूछे तब तो पेपर का इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाता है। तो वही तो आप तो घुमा देते हो पूरी तरह से। हाँ जी, हाँ असल में ये कह रहा था, जैसे मीटर्स इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड में सर कहा गया जैसे सेक्शन 143 लीव विद 258 हमने the accused can be discharged। 258 तो पुलिस कंप्लेंट में केस लगता है ना, वो हाँ, इसमें एक बाद वाला जजमेंट और था जो शायद मेरे रह गया डिस्कस। हाँ, नया जजमेंट आया उसमें इसमें ऐसा कहा कि ये तो कंप्लेंट पर लागू ही नहीं होता है, तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ऐसा भी कोई जजमेंट है। हाँ, उसको आप भेजना है ना उस जजमेंट को ग्रुप में ही डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना अपना, उसमें डाल देना, बाकी बच्चों को भी है वो जानकारी में आ जाएगा। एक्चुअली मेरे नॉलेज में तो था वो जजमेंट पर इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि कोई नई चीज़ इंक्लूड करे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है सुबह से लेकर शाम तक। सर ये एनआई एक्ट के अंदर सेक्शन 142 में आपने वो ब्रिजस्टॉर्म वर्सेस क्या बोला, इंद्रपाल हाँ 2017 सुप्रीम कोर्ट। और एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, इन नोट्स में तो थोड़ा सा ही दे रखा है। हाँ, वो इतना ही उसमें इम्पोर्टेंट था जितना उसमें लिखा हुआ है, लॉ पॉइंट वही था। जैसा आपने बताया ना कि जो 2014 में कोई जजमेंट आया था। अच्छा, वो ओके, वो इंद्रपाल वाला जजमेंट में इतनी सी बात थी कि ऑर्डिनेंस 2015 का जो आया उसमें जुडिक्शन के बिंदु को है वो इसमें इंटरप्रेट किया गया था या उस पर वो एक्सप्लेनेशन दिया गया था कोर्ट के द्वारा। जब 2015 का जो अध्यादेश आया तो जो दशरथ रूप सिंह राठौड़ के जजमेंट की जो फाइंडिंग थी उसको निष्प्रभावी बनाया गया
उसको फिर चैलेंज किया गया था इसमें। तो इसमें एक्सप्लेन किया कि इसमें दो जगह जो है वो कोर्ट का जुडिक्शन है, जहाँ अकाउंट पे ही चेक है, कंप्लेनेंट का बैंक जहाँ सिचुएटेड है उसके ऊपर जुडिक्शन रखने वाला एमएम और जो जेम फर्स्ट क्लास है उसका जुडिक्शन होगा। और यदि बेरर चेक है तो ऐसी कंडीशन में जो अक्यूज का बैंक जहाँ पर है वहाँ पर जुडिक्शन रखने वाला जो एमएम और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा उसका जुडिक्शन होगा। उस केस का नाम क्या है? वो है उसका ब्रिजस्टोन क्या प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह 2017 सुप्रीम कोर्ट। आज अपन एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी है इसके अंदर। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, इसके डेफिनेशन जो क्लॉज है वहाँ से भी आते हैं और जहाँ रिलीफ वगैरह दे रखे हैं उस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपील वगैरह की जो रेमेडी दे रखी है इसके अंदर वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको आप देखेंगे there are 5 chapters in this act. The chapter first is concerned to the preliminary, section 1 and section 2, only 2 sections included in the chapter first. प्रारंभिक इसका टाइटल है अध्याय फर्स्ट का और धारा 1 और धारा 2 शामिल है इसमें। चैप्टर सेकंड इज कंसर्न टू द डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से संबंधित है और इसमें केवल सिंगल सेक्शन है, केवल एक ही है वो धारा है, सेक्शन 3। नेक्स्ट तो चैप्टर है चैप्टर थर्ड, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एटसेट्रा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता आदि की शक्तियां और कर्तव्य क्या रहेंगे। सेक्शन 4 to 11, धारा 4 से लेकर और 11 तक है इस चैप्टर थर्ड में। चैप्टर 4, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ्स, अनुतोष या आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 12 to 19, धारा 12 से लेकर 29 तक है इस चैप्टर में। और लास्ट जो चैप्टर है आपका मिसलेनियस, चैप्टर 30 to 37, धारा 30 से लेकर और 37 तक के प्रावधान है, विविध प्रावधान। तो इस तरीके से टोटल 5 चैप्टर है इस एक्ट के अंदर और 37 सेक्शंस है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टू पास द दिस एक्ट, इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या रहा है। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस टू द वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए इस अधिनियम को है वो पारित किया गया। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 से भी इसका कुछ कंसर्न है और भी वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के रूप में गारंटेड या वो प्रदत्त किए गए हैं उनको, तो उनके इम्प्लीमेशन के अंदर, उनकी अनुपालना के अंदर इस अधिनियम को पारित किया। बेसिक जो ऑब्जेक्ट है इसका, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द वीमेन्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के कार्यों से संरक्षण प्रदान करना है, वो इसका इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। और भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एटसेट्रा भी जो है वीमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका इम्प्लीमेशन करना भी, उनकी अनुपालना करना भी इस एक्ट का है वो ऑब्जेक्ट रहा है, इस अधिनियम का उद्देश्य है। सेक्शन 1 ऑफ द दिस एक्ट इज कंसर्न टू द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार भारत में कहाँ तक है और इसके लागू होने की तारीख क्या है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है इस वो चैप्टर 5 के अंदर, सॉरी सेक्शन 1 के अंदर। शॉर्ट टाइटल ऑफ द दिस एक्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट द एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, दिस टर्मिनोलॉजी was omitted from the 31st October 2019. Now, the
DB Act is extended to the whole territory of India, including the Jammu Kashmir Union Territory and the Ladakh Union Territory. आज की डेट में ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में लागू होता है 28 राज्यों में और 8 संघराज्य क्षेत्र में, जिसमें जम्मू कश्मीर का संघराज्य क्षेत्र और लद्दाख का संघराज्य क्षेत्र भी शामिल है. Subsection 3 is concerned to the date of the commencement of this act. It shall come into the force on the such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and the central government to exercise the power conferred under the subsection 3 of the section 1 appointed the date 26 October 2006, the date of the commencement of this act. इस अधिनियम के लागू होने की या प्रवर्तन की तारीख क्या है? 26 अक्टूबर 2006. हिंदी में भी वैसे ही जैसा इंग्लिश में आपने पढ़ा है. अधिनियम का संक्षिप्त जो नाम है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है. विस्तार इसका जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के सिवाय जो शब्दावली है ये शब्दावली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा लोपित कर दी गई है, ओमिट कर दी गई है. इस ओमिट या लोपित कर दी गई है, इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव ये है कि आज की डेट में ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र भी शामिल है. इस अधिनियम के लागू होने की तारीख क्या है? किस तारीख को यह लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 ये इसके लागू होने की तारीख है. कई बार प्रीलिम्स के पेपर में इस डेट को पूछ लिया जाता है, तो आप इस पर क्लियर रहे. ये 26 अक्टूबर 2006 को है वो इन्फोर्स में आया. इसको बिल को इंट्रोड्यूस करने की तारीख अलग है. सितंबर 2005 जो भी है 9 सितंबर एटसेट्रा, वो डेट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल है, या प्रेसिडेंट की एसेंट जो कुछ भी है वो एक डेट इसमें और इम्पोर्टेंट है, आगे आएगी किसी सेक्शन के अंदर. क्या? यस. तो जो सितंबर की जो डेट है वो इन्फोर्समेंट की डेट नहीं है, वो इंट्रोडक्शन की डेट या प्रेसिडेंट की एसेंट की डेट है. ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है आपके कमेंसमेंट की डेट 26 अक्टूबर 2006. 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ. ये केंद्र सरकार ने उपधारा 3 में जो पावर दे रखी थी उस शक्ति का प्रयोग करते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तारीख जो है वो 26 अक्टूबर 2006 निर्धारित की. श्रीमती शबाना @ चांदबाई एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद तालिब अली एंड अदर्स 2012 राजस्थान हाई कोर्ट. The judgment of the DB of the Rajasthan High Court. Court held that the relief as provided under the section 18 to 22 of the acts are remedial in nature, which fall in the realm of the civil law and by no stretch of the imagination. Therefore, the remedy as provided under section 12 for the reliefs to be claimed in the terms of the section 18 to 23 are not the penal proceeding. The proceeding under the section 12 of the act could be considered to be criminal proceeding. And further held that the remedy under section 12 of the act cover the act of the violence committed even prior to the coming into the force of the act, and could be taken into the consideration by the magistrate while passing the orders extending the relief of the aggrieved person under section 18 to 23 of this act. The crux of this judgment is that there are 2 points involved: whether
the relief conferred under the Domestic Violence Act are the criminal relief? No. As per this judgment, the relief conferred under this act are remedial in nature and cover under the civil law. These are the civil reliefs. And whether the proceeding initiated under section 12 of this act are the criminal proceeding? No. Proceeding initiated under section 12 of this act are civil proceeding. And another point which is concerned to the retrospective effect of this act, that if any act of the Domestic Violence Act committed prior to the commencement of this act, the provision of this act may be applicable upon the such act, and a magistrate can grant the relief conferred under this act in respect of the such prior act of the domestic violence. Another important judgment, V.D. Bhanot versus Savita Bhanot, 2012 Supreme Court. V.D. Bhanot versus Savita Bhanot, 2012 Supreme Court. What was held by the Supreme Court in this case? Court confirmed the judgment of the Delhi High Court and held that a petition under the provision of the Protection of Women from the Domestic Violence Act 2005 is maintainable even if the acts of the domestic violence have been committed prior to the coming into the force of the act, or despite her having the past lived together with the respondent in a shared household. Woman is no more living with him at the time of the coming into the force of the act. The crux of this judgment is that the crux of this judgment is that this act has retrospective effect. DV Act has retrospective effect. The remedy may be granted, the relief may be granted by the court in respect of the act of domestic violence committed prior to the commencement of this act. हिंदी में देखेंगे आप, श्रीमती सवाना उर्फ चांदबाई एवं अन्य बनाम मोहम्मद तालिब अली एवं 2012 राजस्थान हाईकोर्ट। क्या अभी निर्धारित किया राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने? न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 18 से 23 के तहत दिए गए जो अनुतोष है वो उपचारात्मक प्रकृति के, रेमेडियल इन नेचर है, और जो सिविल विधि के दायरे में आते हैं, और अधिनियम की धारा 12 के तहत जो कार्रवाई है, धारा 18 से 23 के निर्बंधों में दावाकृत अनुतोष को आपराधिक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। सेक्शन 12 के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है या प्रार्थना पत्र पेश हो रहा है 18 से 23 के रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए, ये जो प्रोसीडिंग है इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो नहीं माना जा सकता। और ये भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत उपचार जो है, इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पहले भी कोई घरेलू हिंसा का कार्य किया गया है उसको भी शामिल करता है ये अधिनियम। और इस अधिनियम की धारा 18 से 23 तक के जो उपचार है वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले के किए गए कृत्यों के संदर्भ में भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसके अलावा कि आवेदक महिला का प्रत्यर्थी के साथ विवाह या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में अधिनियम के लागू होने की तिथि पर या आवेदन पेश करने के समय अधीन होना आवश्यक नहीं है। यदि ये प्रूव कर दिया जाए कि वो किसी भी टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है वो शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं, किसी साझा गृहस्थी में पहले भी अब वो किसी समय वो घरेलू नातेदारी में रहे हैं, ऐसा प्रूव कर दिया जाए तो ये सफिशिएंट है। जिस समय एप्लीकेशन पेश की जा रही है, जिस दिन ये एक्ट कमेंस हो रहा है उस दिन वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं भी है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड में साथ में नहीं भी रह रहे हैं, फिर भी वो जो एग्रीव्ड पर्सन है
वो रेस्पोडेंट के अगेंस्ट है वो रिलीफ क्लेम कर सकती है जिसके साथ वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी। क्रक्स इस जजमेंट का जो है वो ये है कि एक तो धारा 12 के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और 18 से 23 तक के जो अनुतोष है ये इसको आपराधिक कार्रवाई नहीं माना जा सकता और ये है वो सिविल कार्रवाई कंसीडर किया जाएगा इसको और सिविल अनुतोष माने जाएंगे। दूसरा जो जजमेंट है वीडी भानोत वर्सेस सविता भानोत 2012 सुप्रीम कोर्ट का, ये इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इस अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव है। किस पॉइंट पे? घरेलू हिंसा अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन पोस्ट नहीं होगा। किसके संदर्भ में? घरेलू हिंसा का जो कृत्य है वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले भी किया गया है, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले भी कोई कार्य किया गया है या इस अधिनियम के लागू होने से पहले भी वो प्रत्यर्थी के साथ व्यथित व्यक्ति यदि साझा ग्रस्ती में रहती थी तो उसके संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और उसके पक्ष में अनुतोष दिया जा सकता है। इनडायरेक्टली इसका जो पूरा क्रक्स क्या है, इस अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव है। इस अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए जो घरेलू हिंसा के कार्य उनके संबंध में भी अनुतोष इस अधिनियम के लागू होने के बाद इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिया जा सकता है। Then the definition clause or the interpretation clause given under the section 2 of the Domestic Violence Act 2005, परिभाषाएं जो है इस धारा 2 में दे रखी है। In this act unless the context otherwise required, the first of all the definition of aggrieved person important है एग्जाम की दृष्टि से। aggrieved person की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, मेंस में भी पूछी जा सकती है इवन, और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नंबर भी पूछे जा सकते हैं। aggrieved person is defined under which one of the provision of the Domestic Violence Act, ऐसा भी पूछा जा सकता है और इसके क्रक्स में से भी कुछ कंटेंट्स में से भी पूछा जा सकता है। What is the definition of the aggrieved person under 2A of the Domestic Violence Act? Aggrieved person means any woman who is or has been in a domestic relationship with a respondent and who alleged to have been subjected to any act of the domestic violence by the respondent. Aggrieved person under the Domestic Violence Act always must be any woman. And what is required in addition to the women? Who is or has been in domestic relationship with the respondent, that is the second part of the definition. And third, who alleged to have been subject to the any act of the domestic violence by the respondent. These 3 points important for the definition of the aggrieved person. व्यथित व्यक्ति की जो परिभाषा 2A में दे रखी है, क्या इंपॉर्टेंट है इस व्यथित व्यक्ति की परिभाषा के लिए? सबसे पहले तो कौन होगी व्यथित व्यक्ति? महिला होगी। पुरुष व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता इस घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंदर। और महिला भी कैसी? जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है। घरेलू नातेदारी को आगे 2F में डिफाइन कर रखा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप को। तो उस घरेलू नातेदारी में है या घरेलू नातेदारी में रही है, पास्ट में कभी रही है, वो भी मानी जा सकती है वो एग्रीव्ड पर्सन। और उसका अभिकथन या एलिगेशन क्या है? प्रत्यर्थी के द्वारा उसके प्रति घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया गया है। प्रत्यर्थी के घरेलू हिंसा के कार्य की वो पीड़ित रही है, वो शिकार रही है, घरेलू हिंसा का कार्य उसके प्रति किया गया है, ऐसा एलिगेशन है, उसका अभिकथन है।
ऐसी महिला क्या होगी? एग्रीव्ड पर्सन है, वो व्यथित व्यक्ति है अंडर द 2A ऑफ द दिस एक्ट। महिला होना आवश्यक है, प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, उसने एप्लीकेशन एटसेट्रा के अंदर एलिगेशन लगाया, वो किस बात का? प्रत्यार्थी ने उसके प्रति घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया है, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के सब्जेक्ट होने का उसका एलिगेशन है। ऐसी महिला क्या होगी? वो व्यथित व्यक्ति। टू बी चाइल्ड को डिफाइन करता है। यदि बालक शब्द इस एक्ट में कहीं पे भी यूज लिया गया है, क्या मीनिंग है उस बालक शब्द का? चाइल्ड मीन्स द एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ द 18 years and includes the any adopted, step or foster child. Child means the any person below the age of the 18 years and the child also includes the adopted child, step child or the foster child. बालक जो शब्द है, जिसने 18 वर्ष की आयु है वो प्राप्त नहीं की है या 18 वर्ष से कम आयु का है, वो बालक है इस अधिनियम के पर्पज के लिए। और बालक शब्द का यहाँ विस्तृत मतलब है, बालक के अंदर दत्तक बालक भी शामिल है, बालक शब्द के अंदर सौतेला बालक भी वो शामिल है, और बालक शब्द के अंदर जो है वो पोषित बालक या धात्रे जो बालक है, फॉस्टर चाइल्ड, वो भी है, वो इंक्लूड्स। 2C इज कंसर्न टू द कॉम्पनसेशन ऑर्डर, प्रतिकर आदेश को 2C में परिभाषित कर रखा है। क्या मतलब है कॉम्पनसेशन ऑर्डर का? मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 22 से लिंक किया गया केवल। प्रतिकर आदेश का क्या मतलब है? जो धारा 22 के निबंधनों के अनुसार प्रदत्त किया गया या अनुदत्त किया गया आदेश क्या कहलाता है? प्रतिकर आदेश कहलाता है। कॉम्पनसेशन ऑर्डर जो है वो 22 में दे रखा है। मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 इज कॉल्ड द कॉम्पनसेशन ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर, यह भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कस्टडी ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। अभिरक्षा आदेश का क्या मतलब है? जो धारा 21 के निबंधनों के अनुसार दिया गया हो। धारा 21 के निबंधनों के अनुसार प्रदत्त जो आदेश है वो क्या कहलाता है? वो अभिरक्षा आदेश या कस्टडी ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट वन 2E, 2 is concerned to the domestic incident report. Domestic incident report, घरेलू घटना रिपोर्ट, means a report made in the prescribed form on the receipt of the complaint of the domestic violence from an aggrieved person. And who prepared the domestic incident report? Prepared by the protection officer or by the service provider. Prepared by the protection officer or the service provider on a receipt of a complaint of the domestic violence from an aggrieved person in prescribed form. घरेलू घटना जो रिपोर्ट है DIR, जिसको 2E में परिभाषित किया गया है घरेलू घटना रिपोर्ट को। क्या मतलब है घरेलू घटना रिपोर्ट से? ऐसी कोई रिपोर्ट अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, व्यथित व्यक्ति से किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में तैयार की जाती है। और कौन तैयार करता है इससे वो घरेलू घटना रिपोर्ट को? संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता। सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 9 में आप ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि ये DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, वो प्रिपेयर करने की ड्यूटी है। और सेक्शन 10 में आप सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यूटीज भी देखेंगे, उसमें भी दे रखा है कि यदि एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की कोई इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है तो वो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर DIR या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं। तो ये दो प्रकार के प्राधिकारी ये तैयार करते हैं घरेलू घटना है वो रिपोर्ट को।
इसका रूल्स जो बने हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स, उस रूल्स में कोई फॉर्मेट वगैरह भी दे रखा है, उस प्रारूप में तैयार होती है DIR या घरेलू घटना रिपोर्ट। खैर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, और ये भी पता नहीं हो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर तैयार करता है एक सर्विस प्रोवाइडर, ये पता आपको जब सेक्शन 9 और 10 पढ़ोगे तो वहां से लग जाएगा कि कौन तैयार करता है। डेफिनेशन एग्जैक्ट बेयर प्रोविजन में क्या दे रखा है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त होने पर विहित प्रारूप में तैयार की गई रिपोर्ट क्या कहलाती है? घरेलू घटना रिपोर्ट या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी पूछी जा सकती है आपसे और प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। क्या डेफिनेशन है 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की? डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन्स, a relationship between the two person who live or have at the any point of time, who live or have at any point of the time live together in a shared household. Where? In a shared household, or when they are related by the consanguinity, by marriage, or through a relationship in the nature of the marriage or adoption, or are the family members living together as a joint family. The definition of the domestic relationship which is given under the 2F of the DV Act 2005. What is the definition? The relationship between the two persons who live or have lived together at a point of the time in shared household. Under what capacity? By what relationship they lived in a shared household? By the they are related by the blood or the adoption or the marriage and the nature of the marriage relationship, or if are the members of the joint family live together. If all ingredients completed, that relationship is called the domestic relationship. घरेलू नातेदारी जो 2F में परिभाषित है, क्या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये? क्या परिभाषा दे रखी है इसके अंदर? 2F के अंदर दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी है। क्या है? दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी है ये, और जो कहां रहते हैं? जो साझा गृहस्थी में, जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय पर एक साथ रह चुके हैं। क्या रिलेशनशिप है? किस आधार पर वो रिलेशनशिप थी जिसके आधार पर वो शेयर्ड हाउस होल्ड या साझा गृहस्थी में साथ रह रहे थे? समरक्तता के आधार पर, मीन्स रक्त संबंध के आधार पर, विवाह से संबंधित है वो पति पत्नी आदि, दत्तक ग्रहण से कोई रिलेशनशिप है उनकी, या विवाह की प्रकृति की, विवाह की प्रकृति की कोई नातेदारी है। द रिलेशनशिप ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज included the live-in relationship, indicated the live-in relationship द्वारा संबंधित है, या एक संयुक्त परिवार के, अविभक्त परिवार के साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य। यदि ये सारी चीजें कंप्लीट होती है, रिलेशनशिप का उनका है वो आधार क्या है? वो ब्लड रिलेशनशिप से है, मैरिज की रिलेशनशिप से है, या एडॉप्शन की रिलेशनशिप से है, या विवाह की प्रकृति की कोई नातेदारी है, या कोई अब वो संयुक्त परिवार है और उसमें साथ रहने वाले परिवार के सदस्य। ऐसे दो व्यक्तियों की नातेदारी और जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं और उनकी रिलेशनशिप है वो ब्लड रिलेशनशिप है या विवाह की रिलेशनशिप है, दत्तक ग्रहण की है,
या विवाह की प्रकृति की कोई नातेदारी है, या संयुक्त परिवार के अब वो सदस्य के रूप में साथ साथ रह रहे हैं, वो दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी नातेदारी क्या कहलाएगी? वो घरेलू नातेदारी या डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाएगी। जहां तक बात ये विवाह की प्रकृति की नातेदारी है, द रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ द मैरिज, इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है जिसमें इंटरप्रेट किया गया है इस टर्मिनोलॉजी को। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पटचैयामल 2010 सुप्रीम कोर्ट। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पटचैयामल 2010 सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप पे। द appellant herein has alleged that he was married according to the Hindu customary rites with the one Lakshmi on the 25th June 1980. Out of the wedlock with the Lakshmi, a male child was born who is now studying in an engineering college at OT. The petitioner is working as a secondary teacher in a Thevangna Higher Secondary School, Coimbatore. It appears that the respondent D. Patchayamal filed a petition under section 125 CRPC in the year 2001 before the family court at Coimbatore, in which she alleged that she was married to the appellant in 14 September 1986. 14 September 1986, and since then the appellant herein and she lived together in her father's house for the 2 or 3 years. It is alleged in the petition that after 2 or 3 years the appellant herein left the house of the respondent's father and started the living in his native place, but would visit the respondent occasionally. It is alleged that the appellant herein respondent in the petition under section 125 CRPC deserted the respondent herein the petitioner in the proceeding under section 125 CRPC 2 or 3 years after marriage in year the 1986. In her petition under section 125 CRPC, she alleged that she did not have any kind of the livelihood and she is unable to maintain herself, whereas the respondent is a second grade teacher drawing a salary of the rupees 10,000 per month, and hence it was prayed that the respondent appellant therein be directed to pay the 500 rupees per month as a maintenance to the petitioner in the petition under section 125 CRPC. In both her petition under section 125 CRPC as well as in her deposition in case, the respondent has alleged that she was married to the appellant herein in the 14 September 1986 and he left her after 2 or 3 years in living together with her father's house. Thus, it is the own case of the respondent herein that the appellant left her in the 1988 or the 1989, the 2 or 3 years after the alleged marriage in 1986. Why then was the petition under section 125 CRPC filed in the year of 2001? After a delay of the about 12 years, and shall have to be satisfactory explained by the respondent. This fact also creates some doubt about the case of the respondent herein. Next one. In his counter affidavit filed by the appellant herein before the family court Coimbatore, it was alleged that the respondent, the appellant herein, was married to one Lakshmi on the 25th June 1980
as per the Hindu marriage rites and the customs, and he had a male child who is studying in the CSI Engineering College at OT. To provide his marriage with Lakshmi, the appellant produced the ration card, the voter's identity card of his wife, and the transfer certificate of his son, discharge certificate of his wife Lakshmi from the hospital, and photographs of the wedding, etc. The learned family court judge has held by his judgment dated 5th March 2004 that the appellant was married to the respondent and not to the Lakshmi, and these findings have been upheld by the High Court in the impugned judgment and ultimately challenged before the Supreme Court in this appeal. In our opinion, since the Lakshmi was not made a party, to the proceeding before the family court judge or before the High Court, and no notice was issued to her, hence any declaration about her marital status that the appellant is wholly null and void, as it will be violative of the rules of the natural justice. Without giving a hearing to a Lakshmi, no such declaration could have validly be given by the courts below that she had not married to the appellant herein, since such as a finding would seriously affect her rights. And if no such declaration could have been given, obviously no declaration could validly have been given that the appellant was validly married to the respondent, because if Lakshmi was the wife of the appellant, then without divorcing her, the appellant could not have the valid marriage to the respondent. Court held that these points are very important in this judgment. Court held that a relationship in the nature of the marriage is akin to a common law marriage, and common law marriages required that although not being formally married, the couple must hold the themselves out of the society as being akin to spouses. Second point, they must be of the legal age to marry. They must be otherwise qualified to enter into a legal marriage, including being the unmarried. They must have voluntarily cohabited and held themselves out of the world, being akin to spouses for a significant period of the time, and merely spending the weekends together or a one night stand would not make it a domestic relationship. And a relationship in the nature of the marriage under the DV Act must also fulfill the above requirement, and in addition to, parties must have lived together in a shared household as defined in 2S of this Act. These are the 5 requirements of a relationship in the nature of the marriage, the terminology used under the 2F of this Act, as per the Supreme Court's finding. In our opinion, not all live-in relationship will amount to a relationship in the nature of the marriage. To get the benefit of the Act of the 2005, to get such benefit, the condition mentioned by us above must be satisfied, and this has to be proved by the evidence. If a man has a keep whom he maintained financially and using mainly for the sexual purpose and or as a servant, it would not, in our opinion, be a relationship in the nature of the marriage. Coming back to the facts of the present case, we are of the opinion that the High Court and the learned family court just erred in the law in holding that the appellant was not married to the Lakshmi without even issuing the notice to the Lakshmi. Hence, this finding has to be set aside and a matter remanded to the family court, which may issue the notice to the Lakshmi, and after hearing her give a fresh finding in the accordance with the law, and the question whether the appellant was married to the respondent
or not can of course be decided only after the aforesaid finding. And the next para of this judgment, para number 39. There is also no finding in the judgment of the learned family court judge on the question whether the appellant and the respondent had lived together for a reasonably long period of the time in a relationship which was in the nature of the marriage. In our opinion, the such findings were essential to the decide that this case. Hence, we set aside the impugned judgment of the High Court and the family court judge Coimbatore and remanded the matter to the family court judge to decide the matter afresh in accordance with the law and in the light of the observations made above. The appeal allowed. The crux of this judgment is this: a person who is already married live with the another person in a sexual relationship. That relationship is not fall under the relationship of the nature of the marriage terminology used under the 2F of the Domestic Violence Act. And the 5 requirements to convert the live-in relationship to the nature of the marriage relationship, the 5 requirements which is decided by the Supreme Court must be fulfilled. हिंदी में आप देखेंगे टू डी वैल्यूस्वामी बनाम डी पचैयामल 2010 सुप्रीम कोर्ट। अपीलकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उसकी शादी 25 जून 1980 को। इस केस में नटसेल में देखें तो 2 कहानियां हैं। एक तो जो अपील करता है वो एक महिला है, वो कह रही है कि उसकी शादी है वो 1980 में जो है 80 या 86 जो भी है इस ईयर में है, वो उसके साथ है, वो ये जो मेल पर्सन है उसके साथ हुई है। 25 जून 1980 को लक्ष्मी के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। ये मेल का कहना है, जो पुरुष है इसमें उसका कहना है कि उसकी शादी जो है 25 जून 1980 को हुई। और एक दूसरा ट्विस्ट इसके अंदर और है जो 14 सितंबर 1986 को, जिसमें एक महिला और है जो इस केस के अंदर जो पिटिशनर एटसेट्रा थी, उनका कहना यह है कि इसकी शादी जो है अपीलकर्ता के साथ जो है वो हुई है 1986 में, और वो 2-3 साल अच्छे से रही भी है उसके साथ, और उसके बाद उसने उसके पिता के घर पे छोड़ दिया, उसको डेजर्ट कर दिया उसको। अपीलेंट ने कोर्ट के सामने जो है 125 की कार्रवाई में जो भरण पोषण की कार्रवाई की गई उसके अंदर जो राशन कार्ड पेश किए, विवाह के फोटोज पेश किए, अपने पुत्र का जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो पेश किया, हॉस्पिटल में जो पुत्र हुआ उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एटसेट्रा पेश किया, और रेस्पोंडेंट का कहना ये कि उसका विवाह है वो पिटिशनर के साथ है वो नहीं हुआ है, उसका विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ है। फैमिली कोर्ट ने उस केस में ये मान लिया, लक्ष्मी को बिना नोटिस दिया एटसेट्रा, कि इसकी जो पिटिशनर का विवाह है वो रेस्पोंडेंट से हुआ है, वो लायबल है मेंटेनेंस देने के लिए 125 CRPC। हाई कोर्ट ने भी उसको पुष्ट कर दिया। अल्टीमेटली मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें देखी और कहा कि कोई भी जो लिव इन रिलेशनशिप है वो विवाह की प्रकृति की रिलेशनशिप में तभी आएगी जब 5 बातें कंप्लीट होगी। वो कौन से 5 पॉइंट्स थे? पहला, जीवन साथी के समान होने के नाते दंपति को खुद को समाज से अलग रखना चाहिए, सोसाइटी से अपने आप को है वो एक दंपति के रूप में, एक हस्बैंड वाइफ के रूप में सेपरेट कर ले। वो विवाह करने की विधिमान्य उम्र भी होनी चाहिए, लीगल जो एज है मैरिज करने की वो भी होनी चाहिए, और अन्य जो है वो विवाह के लिए, विवाह में शामिल होने के लिए अन्य भी जो शर्तें हैं वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें से एक कंडीशन अविवाहित होना भी है। यदि पहले से विवाहित है और वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप एटसेट्रा में रहता है या
उनको फाइनेंशियल एड एटसेट्रा देता है या सर्वेंट एटसेट्रा के रूप में वो यूज करता है, तो वो रिलेशनशिप विवाह की प्रकृति की अब वो रिलेशनशिप नहीं हो सकती। वो नेचर ऑफ मैरिज की रिलेशनशिप है वो नहीं हो सकती। अविवाहित होना भी है वो इस विवाह की प्रकृति की नातेदारी में आने के लिए आवश्यक है। स्वेच्छा से सहवास कर रहे हो, वॉलंटरीली कोहैबिटेशन होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण समय, एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक वो हस्बैंड वाइफ के रूप में वो साथ में रहे हो, ऐसा भी आवश्यक है। यदि किसी सप्ताह के अंत में वो एक रात के लिए या किसी है वो वीकेंड में वो स्टे किया है या वन नाइट है वो स्टे किया है, तो इससे घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी का क्रिएशन नहीं होगा। एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक वो पति पत्नी के रूप में वो रहे हो और स्वेच्छा उनके बीच में सहवास भी हुआ। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत इस विवाह की प्रकृति की नातेदारी में आने के लिए एक बात और पूरी करनी होगी, वो क्या है? साझा गृहस्थी में एक साथ रहना। ये जो कॉमन लॉ की 4 बातें हैं, इनके साथ एक 1/5 पॉइंट और वो होना जरूरी है। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह की प्रकृति की नातेदारी में आने के लिए वो क्या आवश्यक है? साझा गृहस्थी में, शेयर्ड हाउस होल्ड में उनका एक साथ रहना भी, वो रहे हैं किसी टाइम पर या रह रहे हैं, ये भी है वो होना आवश्यक है। यदि ये 5 शर्तें कंप्लीट होती है तो ऐसी है वो रिलेशनशिप है, इस तरीके की नातेदारी है, उसको विवाह की प्रकृति की नातेदारी मानी जा सकती है। यदि इस केस को देखा जाए तो चूंकि लक्ष्मी के साथ पहले से विवाह था 1980 में और 1986 में यदि पिटिशनर के साथ 2 साल या साल भर रह भी गए, तो क्या वो रिलेशनशिप विवाह की प्रकृति में आने वाली नातेदारी होगी? नो, क्योंकि ये कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही अविवाहित होने की। ये रिलेशनशिप जो थी ये इलीगल रिलेशनशिप थी, ये अवैध वो नातेदारी थी, ये विवाह की प्रकृति की नातेदारी नहीं मानी जा सकती। उच्चतम न्यायालय की राय में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का लाभ लेने के लिए सभी लिव इन रिलेशनशिप के जो नातेदारी है वो विवाह की प्रकृति की नातेदारी नहीं कही जा सकती। ऑल लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट कवर अंडर द रिलेशनशिप द नेचर ऑफ द मैरिज। जो इन 5 कंडीशन को कंप्लीट करेगी, 5 शर्तों को पूरा करेगी, वो ही रिलेशनशिप है वो क्या होगी? विवाह की प्रकृति की नातेदारी। और इस बात को साक्ष्य द्वारा साबित भी करना होगा उन 5 शर्तों को। यदि किसी पुरुष के पास कोई महिला यदि रखेल के रूप में रहती है, वित्तीय मदद वगैरह भी वो करता है और मुख्य रूप से उसका जो है वो उद्देश्य क्या है? यौन संबंध बनाना जो है या नौकर के रूप में उसका इस्तेमाल करना है, न्यायालय की राय में वो विवाह की प्रकृति की नातेदारी नहीं है। नेक्स्ट जो पैरा नंबर 38 ऑफ दिस जजमेंट, वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए उच्चतम न्यायालय की राय यह है, उच्च न्यायालय और विद्वान जो पारिवारिक न्यायालय था कोयम्बटूर, न्यायाधीश ने कानून के रूप में कानूनी गलती की है। लक्ष्मी को नोटिस जारी किए बिना अपीलकर्ता ने वो लक्ष्मी से विवाह नहीं किया था, इस बात को है वो डिसाइड किया है। ये जो मामला है ये रिमांड किया जाना चाहिए, प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए ट्रायल कोर्ट को, उसमें लक्ष्मी को नोटिस जारी किया जाए, सुनवाई का अवसर दिया जाए और नए सिरे से निष्कर्ष दें। और ये सारी फाइंडिंग वगैरह रिकॉर्ड होने के बाद ही तय किया जाए कि क्या लक्ष्मी के साथ उसका विवाद था या नहीं। नेक्स्ट जो पैरा नंबर 39 है, इस सवाल पर विद्वान पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले में कोई निष्कर्ष है वो नहीं था कि क्या अपीलकर्ता और प्रत्याशी एक रिश्ते में एक लंबे समय तक एक साथ है वो रहे और ये विवाह की प्रकृति की नातेदारी थी। साझा गृहस्थी के अंदर
वो एक साथ है वो उन्होंने निवास किया, इस बात पे भी कोई फाइंडिंग या निष्कर्ष नहीं था पारिवारिक न्यायालय कोयम्बटूर में। उच्चतम न्यायालय की राय में इस मामले को तय करने के लिए ये निष्कर्ष या फाइंडिंग आवश्यक थी, इसलिए हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट कोयम्बटूर का जो निर्णय है वो त्रुटिपूर्ण निर्णय है, डिफेक्टिव जजमेंट है, उसको अपास किया, सेटिसाइड किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने, और मामले को जो है वो विधि अनुसार और ऊपर दिए गए जो ऑब्जर्वेशन है उनके प्रकाश में तय करने के लिए फैमिली कोर्ट जज जो है उनको वापस रिमांड किया, प्रतिप्रेषित है वो किया ऑर्डर 41 रूल 23 या 23A की पावर को एक्सरसाइज करते हुए। ये सारी कहानी पढ़ी, सबका क्रक्स क्या था, जो मैंने इंपॉर्टेंट एरिया बताया था कि ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशनशिप जो है, स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप विवाह की प्रकृति की नातेदारी है, इसको तय करने के लिए क्या बातें जरूरी है, 5 बातें जरूरी है उसके अंदर। हस्बैंड वाइफ के रूप में उन्होंने सोसाइटी से सेपरेट किया हो, लीगल एज जो उनकी विधिक है वो उम्र हो विवाह करने की, और विवाह में शामिल होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो सब कंप्लीट हो, और जिसमें अविवाहित होने की कंडीशन भी शामिल है। वॉलेंटरली कोहिबिटेशन हो, एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक हस्बैंड वाइफ के रूप में रहे वो, और लास्ट साझा गृहस्थी में उनका साथ रहना आवश्यक। ये सारी बातें कंप्लीट होती है तो वो लिव इन रिलेशनशिप क्या है, विवाह की प्रकृति की नातेदारी में शामिल हो सकती है। 2F के अंदर जो शब्दावली यूज ली गई उसमें। नेक्स्ट, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा 2013 सुप्रीम कोर्ट। ये भी लिव इन रिलेशनशिप पे लीडिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, डी वैल्यूस्वामी वर्सेस डी पट्टचयमल 2010 सुप्रीम कोर्ट की तरह। क्या फैक्ट्स थे, क्या अल्टीमेटली हेड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में, कल की क्लास में वो अपन डिस्कस करेंगे इसको, और कंटिन्यू जो रिमेनिंग डेफिनेशंस वगैरह है उनको भी कल पढ़ेंगे। और एक बार फिर अपन मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 AM के आसपास। कोई भी डाउट हो आपका जो अपन ने डिस्कस किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है उसके बारे में, चैप्टराइजेशन और सेक्शंस, और जो डेफिनेशन का पोर्शन भी अपन ने डिस्कस किया, एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन डिस्कस की, कॉम्पनसेशन ऑर्डर पढ़ा अपन ने, कस्टडी ऑर्डर पढ़ा, और इसके अलावा डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो अपन ने पढ़ी, DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पढ़ी। इनमें से किसी के भी बारे में आपका वो कोई डाउट हो, डेट ऑफ कमेंसमेंट वगैरह, तो आप लोग बताएं। चाइल्ड और माइनर में क्या डिफरेंस हुआ? चाइल्ड और माइनर में क्या डिफरेंस हुआ? एक ही बात हुई। बालक शब्द किसके लिए यूज लिया जाता है? माइनर के लिए तो यूज लिया जाता है। सर, हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन इससे तो नहीं है ना, एक से थोड़ा सा। क्या है? सर एक बताओ, तो ये एवरी सब्सिक्वेंट जो ये होता है ड्रॉअर, इट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। अगर वो सेकंड टाइम भी वही चेक प्रेजेंट करता है तो ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 10 ऑफ CPC में नहीं आएगा, दैट सबजुडाइज सेम फैक्ट सेम थिंग विद वापस आप केस लिए ऑलवेज द मैटर। तो केस थोड़ा ही दाखिल कर दिया पहले वाले उस डिसऑनर के आधार पर। अच्छा सर, ये केस दाखिल करने से पहले की स्टेज। हाँ, और अगर कर देता है तो फिर यू कैन नॉट प्रेजेंट द सेम। फिर तो नोटिस उसके संदर्भ में दे ही नहीं सकता। नोटिस एक बार इशू होगा चाहे कि हाँ नहीं, नोटिस भी एक से ज़्यादा बार दिया जा सकता है। जब सेकंड टाइम में वो डिसऑनर होगा तो डिसऑनर होने से दोबारा नोटिस देना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज सेकंड टाइम भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। बट आपने फर्स्ट टाइम जो नोटिस दिया था उसके कॉन्सिक्वेंस में ही कंप्लेंट फाइल कर दी, तो उसके बाद जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा चेक। नहीं, 3 महीने से पहले है वो एक ही चेक है वो पेश किया जा सकता है दोबारा, और इसमें भी कोई RBI ने लिमिट लगा रखी है, 3 टाइम्स पेश हो सकता है। सेम चेक को जो एक बार डिसऑनर हो गया दोबारा भी पेश किया जा सकता है विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, वैधता की अवधि के भीतर, और मैक्सिमम 3 टाइम्स पेश हो सकता है। सर, यस, NI की किस लोग से आपने रिपोर्टिंग में डाल दी? क्या? NI की जो केस लोग थे आपने वीडियो डाल दी इनको? हाँ बिल्कुल डाल दिए। तब मुझे श्योर नहीं हो रहा है आपने सर कितनी वीडियो डाल रखे लगभग इस पे अपने ऐप पे? NI का फोल्डर बना रखा हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उस फोल्डर में पड़े।
आपको देखना ही नहीं आ रहा है सही, आपको स्पेशल बैच में जाना पड़ेगा। फिर नीचे जो आइकन आ रहे हैं उसमें से बैच पे क्लिक करना है, फिर स्पेशल बैच पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर जो आइकन आते हैं ओवरव्यू, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, उसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद टेस्ट आएगा, टेस्ट के बाद वीडियो आएगा, उस वीडियो में मिलेंगे आपको वीडियोस। ठीक है, चलो देखो सर। हाँ सर ये जो आपने लिविंग रिलेशनशिप के एसेंशियल्स बताए हैं, इसमें ये कहा है साथ रहना जरूरी है, तो सर इसका भी कोई मिनिमम टाइम पीरियड है क्या कि सिग्निफिकेंट पीरियड का ना एक हाँ मिनिमम का तो कुछ बोला भी नहीं, ये जरूर बोला कि सप्ताह में एक दिन रुक गए आप या कभी रुक गए तो उससे नहीं होगा। एक या वो महत्वपूर्ण अवधि तक 6 महीने, साल भर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोला उन्होंने। हर मामले की तथ्य और परिस्थितियों से देखा जाएगा कि वो सिग्निफिकेंट पीरियड है या नहीं है। सर चाइल्ड और माइनर को आईपीसी 8283 के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या? कैसे? जैसे 7 साल से कम है और 7 से 12 वाला। तो क्या वो माइनर नहीं है 7 से 12 वाला और बालक नहीं है क्या? अच्छा सर। ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? जैसे मान शेयर हाउसहोल्ड में तो और भी रिलेटिव रहते हैं। भी एक का तो एग्रीड पर्सन का तो महिला होना जरूरी है। यस सर। तो हाँ, वो महिला और वो पति जो रह रहे हैं वो घरेलू नातेदारी है। वो महिला अपने सास के साथ रह रही, ये भी घरेलू नातेदारी है। वो महिला अपनी ननद के साथ रह रही, ये भी घरेलू नातेदारी है। एक बच्ची भी अपने फादर और मदर के साथ रह रही, ये भी घरेलू नातेदारी है। ये ब्लड रिलेशनशिप्स है। हाँ जैसे मान लो ये कह रहे हैं एडॉप्शन एंड फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर, सो फैमिली मेंबर्स में फैमिली मेंबर में जॉइंट फैमिली के लिए आया है, संयुक्त परिवार है ना। न्यूक्लियर फैमिली में यदि फैमिली मेंबर्स एक साथ जो रह रहे हैं तो वो ब्लड रिलेशनशिप भी है उनके, एक साथ जो रह रहे हैं उनके, और कईयों से मैरिज की रिलेशनशिप है। जैसे वो सर सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे मान लो भैया का साला, जैसे जॉइंट फैमिली जैसे 3 ब्रदर्स हैं और 3 ब्रदर्स में भाई का साला भी साथ में रह रहा है, तो उसमें जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का लगेगा या फिर डोमेस्टिक रिलेशन? नहीं, डोमेस्टिक वो साला तो नहीं माना जा सकता रिलेशन। डोमेस्टिक रिलेशन उससे न तो विवाह से कोई रिश्ता है उस महिला का, न उसका ब्लड से कोई रिलेशनशिप है, न अडॉप्शन से, न विवाह की प्रकृति की नातेदारी। तो वो घरेलू नातेदारी में नहीं, भले ही वो रह रहा है उसी मकान में रह रहा है वो, या कोई किराएदार भी रह रहा है, तो वो नहीं माना जा सकता। भी रिश्ता उसका या तो ब्लड से होना चाहिए या मैरिज के आधार पे होना। मैरिज के आधार पे जैसे पति है, ससुर है, सास है, ये सारे विवाह से रिश्ते हैं उसके। ननंद है, जेठ है, देवर है, ये सारे विवाह के आधार पर है। सर ये जो कॉन्सेंगुइन है तो इसमें मतलब कहाँ तक की रिलेशनशिप को कवर करेंगे? जो ब्लड रिलेशन में भी, जैसे कॉन्सेंगुइन का मतलब तो होता है फ्रॉम द सेम डिसेंट, सेम वंश, तो फिर सर इसमें कितना ब्लड में यही है, जो फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, इनसे आगे भी यदि कोई तीसरी चौथी जनरेशन तक में भी कोई जीवित है तो ये कवर हो जाएंगे। ये सारे ब्लड रिलेशनशिप्स है। सर जॉइंट में जैसे ग्रैंडफादर के ब्रदर हैं तो वो सब वो वाली लाइन भी फॉलो नहीं होगी? जॉइंट फैमिली है उनकी, संयुक्त परिवार है, और वो एक साथ ही रह रहे हैं यदि दादा और दादा के भाई के परिवार, तो वो भी अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप मानी जाएगी। ओके सर। हाँ हाँ जी, वानी माइक ऑफ करना अपना। क्या कह रहे हैं दीपा? पोषित बालक वो होता है जिस जन्म किसी और स्त्री ने दिया और दूध किसी और का पिया है उसने। छोटा है बच्चा, उसको दूध यदि किसी और महिला पिलाती है तो वो धात्रेय बालक कहलाता है। हाँ जी, ये है कि पराक्रम व्यक्ति का जन्म 1886 के अंतर्गत था, तो इन्हीं 2 विशिष्ट नियमों को बताइए।
इसमें क्या होगा सर? क्या है? साक्ष्य के दो किसी विशिष्ट नियमों को बताइए। साक्ष्य में एक नियम तो ये है कि परिवादी का साक्ष्य है वो शपथ पत्र में लिया जा सकता है, और दूसरा नियम ये लिख सकते हैं कि बैंक स्लिप या बैंक जो मीमो है वो चेक के अनादरण का है, वो प्रथम दृष्टया सबूत है। हाँ, 145 और 146 दोनों है वो इसका एक आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन और है कि वचन पत्र की जो दृढ़ता और वचन पत्र के प्रति दृढ़ता को यह अनुज्ञा नहीं किया जाएगा कि सामने वाले का सामर्थ्य का सत्यापन करे। वचन पत्र के दृढ़ता तथा विनिमय पत्र के प्रति दृढ़ता को यह अनुज्ञा नहीं दिया जाएगा कि सामने वाले की सामर्थ्य का सत्यापन करे। इसमें क्या है इसमें? पाने वाले का मतलब पे, जिसे अल्टीमेटली पेमेंट होना है वो कैपेबल है या नहीं, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये आपसे पूछा कहाँ जाएगा? आपके तो केवल चैप्टर 17 है सिलेबस में, और वहाँ कहीं कवर ही नहीं होता ये। हाँ, आपके तो सिलेबस में ही अध्याय 17 है, और ये तो इन जनरल क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। ये कहीं प्रिजम्पशन से है, 118 से है, या अन्यथा किसी प्रावधान से है, तो इसलिए जो है वो इस पर क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा सकता आज की डेट में। हाँ, तो इस पर अपना टाइम ही नहीं खराब करना अपने को। सर कल वाले केस का पीडीएफ मिल सकता है? कौन से केस का? कल वाले टेस्ट का। टेस्ट का पीडीएफ नहीं, वो आपके फोन में सेव है ना, वो एप्लीकेशन में सेव होगा, उसमें व्यू डिटेल और देन व्यू सॉल्यूशन में जाओगे तो वो सेव होगा आपके फ़ोन में। हाँ जी, ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।